हेलो स्टूडेंट, तो देखिए आज हम केमिस्ट्री के 5वें चैप्टर से संबंधित जो हमारा उत्प्रेरण और उत्प्रेरक है उससे जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और ये जो हमारा टॉपिक है उत्प्रेरक और उत्प्रेरण, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है 100%। अब देखो, उत्प्रेरण का मतलब ये होता है कि कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर सकते हैं। तो जो पदार्थ अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं वो तो हमारे कहलाते हैं उत्प्रेरक, और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने की जो क्रिया होती है वो उत्प्रेरण कहलाती है। ठीक है, उत्प्रेरण का मतलब ये हो गया कि कुछ रासायनिक पदार्थ अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर देते हैं, और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने की जो क्रिया होती है उसे हम उत्प्रेरण कहते हैं। और जो पदार्थ अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं तो हम ये कह सकते हैं कि जो दोस्त होते हैं हमारे वो एक तरीके से उत्प्रेरण का कार्य करते हैं, क्योंकि दोस्त चाहे तो तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है और चाहे तो बना भी सकता है। क्योंकि दोस्तों के एक इशारे पे हम पता ही आप लोगों को क्या क्या करने को तैयार होते हैं। तो देखो, उत्प्रेरक और उत्प्रेरक, उत्प्रेरण और उत्प्रेरक ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। उत्प्रेरण एक क्रिया है और उत्प्रेरक होता है पदार्थ जिसकी सहायता से क्रिया होती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं नॉर्मल तौर पे, तो आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि जैसे हम कभी क्या हो जाता है कि पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो कभी हमारे दोस्त ऐसा कर देता है कि हमसे कुछ ऐसी बातें बोल देता है जिससे हमारा पढ़ने की ओर मन लगने लगता है। तो वो जो हमारा दोस्त इस कंडीशन में उत्प्रेरक कहलाएगा, और पढ़ने में हमारा मन लगना वो क्या कहलाएगा, उत्प्रेरण। ऐसे ही रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटाना या बढ़ाना तो उसे बोलते हैं उत्प्रेरण, और जिसकी सहायता से घटाया बढ़ाया जाता है उसे बोलते हैं उत्प्रेरक। जैसे N2+3H2, यहाँ F ही उत्प्रेरक है। अब जब इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये क्रिया होती है तो अमोनिया तेजी से बनती है। अगर ये उत्प्रेरक ना होगा तो धीरे से बनेगी, उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेजी से बनेगी। यहाँ एमओ जो है वो उत्प्रेरक वर्धक है, इसकी बात यहाँ करेंगे हम आगे। ठीक है, अब उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक तो वे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। ठीक है, धनात्मक उत्प्रेरक वे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। जैसे हमारे कुछ दोस्त अच्छे होते हैं तो हमारी प्रगति में सहायक होते हैं, और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हमें पीछे खींचना चाहते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं, उन्हें बोलते हैं हम ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक में क्या होता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की जो दर होती है उसको कम कर देता है। जैसे कभी कभी अगर हमारी संगत गलत हो जाए, हम गलत दोस्तों में पड़ जाएं, तो वो हमें बढ़ने नहीं देते हैं आगे, वैसे ही ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है। जैसे अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन परऑक्साइड अगर ग्लिसरीन की उपस्थिति में हो तो उसका ऑक्सीकरण जो है वो धीमा हो जाता है। ऐसे ही ये जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म को आप लोगों को पता होगा कि क्लोरोफॉर्म को एथिल अल्कोहल मिलाकर रखा जाता है, और एथिल अल्कोहल मिलाकर इसलिए रखा जाता है ताकि क्लोरोफॉर्म फॉस्जीन गैस में परिवर्तन ना हो। ये जो गैस है हमारी फॉस्जीन, ये ना बने। ठीक है, तो एथेनॉल मिलाने से क्या होगा कि क्लोरोफॉर्म से ये जो फॉस्जीन गैस होने की वो धीरे धीरे बनती है, यानी ऑक्सीकरण जो होता है वो धीरा हो जाता है, धीमा हो जाता है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम ऋणात्मक उत्प्रेरक, जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीकरण में ग्लिसरॉल होता है और क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण में एथेनॉल। अब अगर मैं उत्प्रेरक के लक्षणों की बात करूँ यहाँ, तो देखो उत्प्रेरक के लक्षण में क्या होता है, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा अथवा बढ़ा सकते हैं, घटा अथवा बढ़ा सकते हैं, या हम कह सकते हैं सामान्यतः उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को कम कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद उत्प्रेरक के लक्षण में एक बात ये आती है कि उत्प्रेरक कभी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता, केवल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उत्प्रेरक, उसे प्रारंभ नहीं कर सकता। एक ये है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उत्प्रेरक चूर्ण रूप में अधिक प्रभावी होता है, उत्प्रेरक जो होता है वो चूर्ण रूप में अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, अब देखो अधिक प्रभावी क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्र पर बढ़ जाता है उसका। जैसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लकड़ी की अपेक्षा लकड़ी का बुरादा तेजी से जलता है, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन यही है कि उसमें
चूड़ के रूप में जब कोई चीज होती है तो उसका पृष्ठ क्षेत्र बढ़ जाता है, जिससे उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, ठीक है। तो उत्प्रेरक चूड़ के रूप में अधिक प्रभावी होते हैं। अब इसके बाद उत्प्रेरण या उत्प्रेरक का वर्गीकरण है क्रिया कारकों की अवस्था के आधार पर। एक तो होता है हमारा समांगी उत्प्रेरक या उत्प्रेरण। अब देखो समांगी में क्या होता है, यहाँ समांगी उत्प्रेरण समझने से पहले एक चीज समझ लो, ये जो AQ है इसका मतलब है द्रव, और अगर कहीं G लिखा है उसका मतलब गैस होता है, S लिखा है उसका मतलब सॉलिड यानी ठोस। समांगी उत्प्रेरण में क्या होता है कि अभिकारक और उत्प्रेरक, यानी अभिकारक ये दोनों हो गए और उत्प्रेरक ये हो गया। अगर ये तीनों एक ही अवस्था में हैं, जैसे ये भी द्रव है, ये भी द्रव और ये भी द्रव, अगर ये तीनों एक ही अवस्था में हैं तो इसे बोलेंगे हम समांगी उत्प्रेरण। इसका मतलब ये हो गया जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों एक अवस्था में होते हैं, इसमें 1 2 3 है ये, लेकिन हम ये तो पूरा हमारा अभिकारक हो गया तो इसको पूरे को बोल देंगे हम अभिकारक। तो अभिकारक और उत्प्रेरक जब दोनों एक अवस्था में होंगे, यानी ठोस में हो तो ठोस में हो, सॉलिड में यानी ठोस हो तो ठोस, या द्रव हो या गैस में हो, ठीक है। तो अगर ये एक जैसे हैं तो इसे बोलेंगे हम समांगी उत्प्रेरण, ठीक है। अब देखो अब देखो अगर इसको रियल लाइफ में समझना है तो ऐसे समझ लो, एक बिगड़ा हुआ लड़का हो और आप उसकी संगत में जाओ और आप भी बिगड़े हुए हो तो और ज़्यादा बिगड़ जाओगे, लेकिन हो तो दोनों बिगड़े हुए, तो जिसने उत्प्रेरक का कार्य किया वो भी बिगड़ा हुआ था, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, समांगी उत्प्रेरक। अब इसके बाद हम बात करते हैं विषमांगी उत्प्रेरण के बारे में। अब विषमांगी उत्प्रेरण में देखो क्या होता है, विषमांगी उत्प्रेरण में उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों अलग अलग अवस्था में होंगे, तो इसको बोलेंगे हम विषमांगी उत्प्रेरण। जैसे इसमें जो अभिकारक है हमारा वो गैस अवस्था में है, और उत्प्रेरक या तो इसमें पीटी उत्प्रेरक का यूज कर लो, या हम B2O5 यानी वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो देखो ये दोनों गैस में है इधर, और ये हमारा सॉलिड है, ठोस है, तो ये दोनों अलग अलग हो गए, तो इसको बोलेंगे हम विषमांगी उत्प्रेरक। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि एक लड़का बढ़िया था और वो बेकार लड़की संगत में आके बिगड़ जाए, तो दोनों अलग अलग थे, एक सही था एक खराब था, लेकिन बाद में जाके वो भी बिगड़ गया। या फिर ऐसा हो कि इधर बढ़िया हो, यहाँ इधर वाला बेकार हो, इधर बढ़िया हो, तो इसकी संगत में जाके ये सुधर जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन ये दोनों होंगे अलग अलग। जैसे अगर ये गैस है तो यहाँ पे जो लिखा होगा वो सॉलिड हो सकता है और या फिर द्रव हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्व उत्प्रेरक के बारे में, ठीक है, स्व उत्प्रेरण। अब देखो स्व उत्प्रेरण में क्या होता है, जब अभिक्रिया में बना उत्पाद अभिकारक का कार्य करे तो उसको बोलेंगे हम स्व उत्प्रेरण। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे हम स्व उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे जब अम्लीय KMnO4 द्वारा ऑक्जेलिक अम्ल का ऑक्सीकरण किया जाता है तो इसमें ये बनता है। अब ये जो है हमारा, इस पे होता है Mn डबल पॉजिटिव आयन इस पर, ठीक है, Mn डबल पॉजिटिव। अब यही इस अभिक्रिया के लिए क्या करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो ये हो गया हमारा स्व उत्प्रेरण। इसके बाद एक होता है हमारा प्रेरित उत्प्रेरण। प्रेरित उत्प्रेरण में क्या है, देखो प्रेरित उत्प्रेरण में ये होता है कि दो पदार्थ होते हैं अलग अलग। अब वो दोनों जब अलग अलग होते हैं तब तो क्रिया नहीं करते हैं, या उनकी क्रिया बहुत धीरे धीरे होती है, ठीक है। लेकिन जब वो दोनों मिक्स कर दिए जाते हैं तो वो बहुत तेजी से क्रिया कर जाते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ सोडियम सल्फाइड का अगर आप ऑक्सीकरण करेंगे तो नहीं होगा, और अगर सोडियम आर्सेनेट का ऑक्सीकरण करेंगे तो भी नहीं होगा। लेकिन सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनेट दोनों को मिलाकर अगर ऑक्सीकरण किया जाएगा तो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम सल्फाइड सोडियम आर्सेनेट के लिए तथा सोडियम आर्सेनेट सोडियम सल्फाइड के लिए प्रेरित उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रेरित उत्प्रेरक। जैसे कभी कभी एक दूसरे से प्रेरणा लेके कोई काम करते हैं। अगर मैं ये कहूँ एक लड़का बहुत अच्छा हो और एक लड़का बहुत बिगड़ा हुआ हो, और वे दोनों, अब जो अच्छा हो वो बिगड़ने की कोशिश कर रहा हो और जो बिगड़ा हुआ हो वो सुधरने की कोशिश कर रहा हो, तो और वो लेकिन दोनों सफल नहीं हो रहे हो, अगर वो दोनों की दोस्ती हो जाए और वो दोनों एक साथ रहने लगे तो क्या होगा कि उन दोनों में बिगड़े हुए और अच्छे दोनों तरह के गुण हो जाएंगे, ठीक है।
अब इसके बाद हम बात करते हैं उत्प्रेरक वर्धक। तो वे पदार्थ जो वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं या उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। जैसे जब अमोनिया का निर्माण करते हैं अपर विधि से, तो Fe उत्प्रेरक है इसमें और MO है उत्प्रेरक वर्धक। इसमें क्या होता है, जैसे Fe होगा तो क्रिया होती रहती है, लेकिन जब MO और आ जाता है तो क्रिया और तेजी से होने लगती है, क्योंकि Fe जो उत्प्रेरक है उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो उत्प्रेरक वर्धक वे पदार्थ हैं जो क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। ठीक है। अब जैसे अगली वाली ये रिएक्शन है, अब इसमें क्या है, ये है हमारी रिएक्शन और इसमें ये वाला हमारा उत्प्रेरक वर्धक है। ठीक है। इसके बाद उत्प्रेरक विष। अब विष से समझ में आता है ये हानिकारक है। तो उत्प्रेरक विष वे पदार्थ हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देते हैं। उत्प्रेरक वर्धक क्या करेंगे, क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। ठीक है। और ये क्या करते हैं, क्रियाशीलता को घटा देते हैं। ठीक। तो एक बढ़ाएगा और एक घटाएगा। इसका उदाहरण ये है, जो आर्सेनिक के जितने यौगिक होते हैं वो प्लेटिनम के लिए उत्प्रेरक विष का कार्य करते हैं। अगर मैं ये कहूँ किसी रिएक्शन में प्लेटिनम उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है, तो उस रिएक्शन में अगर हम आर्सेनिक के किसी यौगिक का यूज कर दें तो उस रिएक्शन की जो रेट होगी वो कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि प्लेटिनम उत्प्रेरक की क्रियाशीलता घटा देगा। ये आर्सेनिक के सभी यौगिक प्लेटिनम की क्रियाशीलता घटा देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एंजाइम उत्प्रेरण के बारे में। इसको हम जीव रासायनिक उत्प्रेरक भी बोलते हैं। ठीक है। एंजाइम उत्प्रेरक, पहले एंजाइम समझो, देखो क्या होता है। एंजाइम का मतलब होता है जटिल नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक। नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक। ठीक है। जटिल कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। और जब ये एंजाइम जीवन की जो जीव के अंदर की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें प्रभावित करते हैं, जब एंजाइम जीव के अंदर की रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं तो इसे हम बोलते हैं एंजाइम उत्प्रेरण या जीव रासायनिक उत्प्रेरण। जैसे सुक्रोज है यानी चीनी है, वो इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाती है। जैसे ही हम खाते हैं चीनी को तो वो इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगी। ऐसे स्टार्च जो होता है वो एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में टूट जाता है। लैक्टेस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज, गलत लिख गया है यहाँ, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाता है। ठीक है। ऐसे ही ग्लूकोज जो होता है वो जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। अब इसमें एक चीज होता है, देखो ZSM ये एक जियोलाइट होता है एक प्रकार का। ZSM जो है वो एक प्रकार का जियोलाइट होता है जो पेट्रोलियम उद्योग में प्रयुक्त किया जाता है। जो पेट्रोलियम उद्योग होता है हमारा, जैसे पेट्रोलियम से पेट्रोल बनाना, डीजल बनाना, कोरताल बनाना, इस सब में इसी का उपयोग किया जाता है, जियोलाइट का, ZSM-5। तो देखो अब इसमें आप लोगों को एक चीज बता दूं मैं, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण और साथ ही साथ एंजाइम उत्प्रेरण, ये तीनों जो हैं 2021 के लिए हटा दिए गए हैं। कोरोना को देखते हुए जो हटाया गया था उसमें 30% सिलेबस में उसमें ये हटाया गया है। इसके बाद जो बचा वो आपको 2021 के लिए पढ़ना है और उसके बाद में जब 2021 के बाद आगे जो बच्चे पेपर देंगे 2022 में 23 में, उसके लिए ये सब अवेलेबल होगा, उन सबको ये पढ़ना होगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और अब हम किसी अन्य वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कमेंट करें और लाइक करें। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।